हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग गुड। एवरी आवर, एवरी डे देयर इज अ न्यू ट्विस्ट, देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट। बिकॉज एक बात तो क्लियर है, ट्रंप हैज लॉस्ट द गेम। ट्रंप एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट टू डू। ट्रंप इज स्टक इन दिस नास्टी वॉर। ही वांट्स अ रिस्पेक्टफुल एग्जिट, लेकिन नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के इस वॉर को किसी तरीके से फोर्सफुली कंटिन्यू करवाएंगे। बिकॉज नेतन्याहू इज गोइंग टू फेस इलेक्शन, और जब तक ये इलेक्शन नहीं होता है, उनकी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है, दिस वॉर विल गो ऑन। एंड यू ऑलरेडी नो पिछले 5-6 सालों से इसराइल की पॉलिटिक्स में कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। और लगातार 2023 से जो इसराइल ने ये पूरा कैंपेन लॉन्च किया है, उसके बाद बहुत अच्छे से बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपोजिशन को हाईजैक कर लिया, उनके नैरेटिव को, इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म एंड वॉर। बट एनीवेज, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज एक खबर ये आ रही है कि यूएस की सबसे इंपॉर्टेंट एयरबॉर्न एसेट, उसको ईरान ने क्लेम किया है कि वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बेसिकली जो एयरबॉर्न एसेट है, इसका नाम है E3 सेंट्री एवॉक्स, जो सऊदी के एयरपोर्ट पे था। सऊदी अरेबिया में जो यूएस की बेस है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उस पे ईरान ने अटैक किया है। और उसमें ये जो आपकी E3 सेंट्री एवॉक्स है, इसको इसने डिस्ट्रॉय किया है। आप देख सकते हैं ये सोशल मीडिया पर पिक्चर जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और ये बताया जा रहा है अमेरिकन E3 सेंट्री एवॉक्स, जो ईरानियन मिसाइल का एक मैसिव बैराज लॉन्च कर दिया गया था सऊदी अरेबिया की प्रिंस सुल्तान एयरबेस में, जिसमें प्रोबेबली बहुत सारे यूएस पर्सनल्स जो हैं वो भी वुंडेड हैं, उनको भी चोट आई है। अब ये रहा वो पर्टिकुलर एयरबॉर्न एसेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये बोइंग की E37 सेंट्री है, जो यूएस एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज से आप वर्ल्ड का बेस्ट सर्वेलेंस कर सकते हो आसमान से, कि नीचे धरती पर क्या चल रहा है। और इसी सर्वेलेंस मैकेनिज्म की वजह से अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर पा रहे थे। अब इस एयरबॉर्न एसेट के ऊपर अटैक करके, ऑब्वियसली अगर ये बात सच है, तो ईरान ने एक सीरियस एस्केलेशन किया है। बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर अमेरिकन। और ऑब्वियसली इसके ऊपर अटैक करना, तो इट इज फॉर अमेरिकन, इट्स लाइक अ क्रॉसिंग अ रेड लाइन। बट वॉट एवर इट इज, लेकिन ये अटैक तो ईरान ने क्लेम किया है कि ये हुआ है। और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर अटैक में इस एयरबॉर्न एसेट को उसने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करके बहुत सारे यूएस पर्सनल्स जो उस बेस पे थे, उनको भी काफी गंभीर चोट की खबर आ रही है। ये देख सकते हैं आप, प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जहां पे ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 29 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर दिया, जिससे 15 ट्रूप्स घायल हो चुके हैं। उसमें 5 ऑफ देम आर सीरियसली वुंडेड। तो ये एक ईरान के द्वारा प्रोबेबली एक बहुत सक्सेसफुल अटैक प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर है। और सऊदी अरेबिया कॉन्स्टेंटली अब ईरान के अटैक में आते हुए दिख रहा है। और इनफैक्ट इसी अटैक की वजह से यूएस ने एम्बेसी को भी शट डाउन कर दिया था। आप देख सकते हैं कि द यूएस एम्बेसी इन रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, क्लोज्ड फॉर द डे फॉलोइंग एन अटैक दैट स्टार्टेड अ स्मॉल फायर and caused minor damage to the building. The attacks appear to be from true drones. तो ऑब्वियसली सऊदी को यहाँ पर ईरान जो है वो टारगेटेड तरीके से अटैक कर रहा है, बिकॉज फॉर ईरानियन सऊदी इज नथिंग बट अमेरिकन पपेट। तो इसलिए ईरान जो है वो अब सऊदी के साथ भी अपने एस्केलेशन को यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रहा है। और इन सभी चीजों में हुदीस जो है, जो काफी समय से शांत था, वो भी अब एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है और इसराइल के ऊपर अपना सेकेंड स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है। और ये वही सिचुएशन बनते हुए नजर आ रहा है जिसको ईरान डबल चोक स्ट्रैटेजी कह रहा है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद हुदीस जो है वो बब अल मंदाब स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली ग्लोबल एनर्जी प्राइस क्रैश कर सकता है। एक सीरियस खतरनाक सिचुएशन बन सकता है। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं ऐसे ही सोच रहा था कि इस वॉर के ऊपर मेरे क्या टेक अवेज हैं, तो मैंने 5 टेक अवेज दिए हैं। ये हो सकते हैं सही है, गलत है, ये आपके ऊपर है, बट आप अपने क्या टेक अवेज हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा सबसे पहला टेक अवे है फ्रेंड्स, ग्लोबल रिसेशन
ये रिस्क अब जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस शॉट अप कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, आसियान कंट्रीज में, फिलीपींस में क्या हुआ आपने देखा, हर एक कंट्री अब एनर्जी प्राइसेस से जूझ रहा है। और ऑलरेडी वर्ल्ड में जब इतने सारे डिस्ट्रप्शंस थे, बिकॉज डोंट फॉरगेट लास्ट ईयर एवरी कंट्री वाज परेशान बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। और अब 2026 में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वॉर जो है वो प्रोबेबली नहीं रुकने वाला है इतने जल्द ही, बिकॉज ट्रम्प यहाँ पे, अमेरिका जो है वो स्टक हो चुका है इस वॉर में। नाउ दे वांट रिस्पेक्टफुल एग्जिट, लेकिन जिस तरीके से ईरानियन जो पूरा एपरेटस है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहा है, उसमें कैसे अमेरिका सक्सेसफुल हो पाएगा, दैट टाइम विल ओनली टेल, बट दैट इज फॉर श्योर दिस वॉर इज गोइंग टू बी देयर। और 2026 में जैसे जैसे एनर्जी प्राइसेस जो है वो अटैक में आते रहेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वापस से बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी चीज का डर अब सबको सता रहा है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट आता है, तो आपको पता है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है और यूएस की जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें एआई बूम देखने को मिला है, वो बहुत ज्यादा कर्ज ले रखे हैं। जितने भी कंपनी जो आज एआई में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्ट ले रखा है। अगर अमेरिका की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है, यूरोपियन बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है, तो ऑब्वियसली ये जो यूएस कंपनीज का डेप्ट है वो काफी महंगा हो जाएगा। और यही इस साल की इकोनॉमिक सर्वे और बहुत जगह लिखा हुआ है दैट एआई बबल जो है वो फूट सकता है अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है। और वैसा ही अब कुछ प्रोबेबली हो सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आने की चांसेस है। इंडिया के लिए खासकर इकोनॉमी जो है वो इस समय काफी ज्यादा वल्नरेबल बनते हुए दिख रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि सर्विस सेक्टर का जो हमारा क्राउन ज्वेल रहा है, आईटी सेक्टर, वो आज एंथ्रोपिक की वजह से किस तरीके से परेशान दिख रहा है। आईटी सेक्टर हमारा बैकबोन। फिर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ रूपी जो है वो 94 रुपीज पे आ चुका है, जिससे हमारा इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा। और 90% गैस हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इफेक्टिवली इंडिया, और लेट मी टेल यू ऑल्सो, वो जो हमारा 1 करोड़ डायस्पोरा है, जहां से हमारा लगभग $60 बिलियन का रेमिटांस आता है, ये एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी के लिए वनरेबल बन सकता है। न्यू एरा ऑफ ग्लोबल शियाइट एक्सट्रीमिज्म, ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जब से अफगानिस्तान के ऊपर ये सब चीजें हुई हैं, अमेरिका और अफगानिस्तान, तालिबान, ये जितने भी ग्रुप्स थे वो सुन्नी ग्रुप्स थे। तालिबान सुन्नी, अलकायदा सुन्नी, आइसिस सुन्नी। शियाइट एक्सट्रीमिज्म कभी देखा नहीं गया था इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उनके सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामिनी को मार दिया, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया, तो ऑब्वियसली आप एक लीडर को मार सकते हो, बट उसकी जो आइडिया है वो सही है गलत है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट आइडिया तो बहुत लोग फॉलो करते ही हैं। और अब उनकी तरफ से एक्सट्रीमिज्म आएगा, तो जो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म पूरे वर्ल्ड में था, अब प्रोबेबली एक नया एरा आने वाला है जिसमें शियाइट एक्सट्रीमिज्म, ऑल्दो शियाइट की पॉपुलेशन कम है, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शियाइट एक्सट्रीमिज्म जो है वेस्ट के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। एक बात तो क्लियर है कि ये रिन्यूएबल की तरफ जो पुश है, अब इसको स्ट्रेंथन करेगा। आपने देखा इंडिया कुछ दिन पहले अपना नया एनडीसी समिट किया यूएनएफसीसी में, और उसमें हमने कहा है कि बाय 2035 वी आर गोइंग टू गेट 60% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और अब ये पुश काफी ज्यादा होगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो चुका है। इसलिए जो क्लाइमेट चेंज के लोग हैं वो काफी खुश होंगे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से। और इस रिन्यूएबल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें अब आप देख सकते हैं एग्रेसिव पुश आएगा, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में, बिकॉज नाउ इंडिया हैज रियलाइज्ड कि ये मिडिल ईस्ट से डीकपल होना खासकर एनर्जी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से इंडिया को डिलीवर करना चाहिए, बिकॉज देखिए ये आज जो प्रॉब्लम है ये पूरा ग्लोबल साउथ झेल रहा है। पहले रशिया यूक्रेन का वॉर, अब ये मिडिल ईस्ट में वॉर। ये जो बड़े पावर्स हैं ये अपने हेजेमनी, अपने चक्करों में लड़ते हैं, और उसकी वजह से ग्लोबल साउथ सफर करता है। इसलिए इंडिया ऑल्दो बहुत इनक्रेडिबल जॉब कर रहा है इस समय। हमने श्रीलंका को भी पेट्रोल दिया और बाकी सभी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें वी हैव टू क्लियरली टेल कि ये जो वॉर आप लोग करते हैं उससे ग्लोबल साउथ आज कितना ज्यादा वल्नरेबल है। क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ 10 तरीके की प्रॉब्लम है, और आपके इस जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की वजह से आवर पीपल सफर। बिकॉज आज अगर एलपीजी की दिक्कत होगी तो अमीरों की नहीं होगी, वो गरीबों की होगी इंडिया में और कहीं भी। तो इसलिए इंडिया जो है अब ब्रिक्स का समिट भी और होने वाला है, और इंडिया ब्रिक्स का चेयर भी है।
तो आई थिंक सो इंडिया शुड नॉट ट्राई टू मेडिएट के मैं अगेंस्ट हूँ, मेडिएट मतलब टेकिंग साइड्स, बट इंडिया किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म होस्ट कर सकता है जिसमें इंडिया शुड स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ कि आज उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक टेबल पे रख सकता है, एक चार्टर रिलीज कर सकता है, सो दैट द वेस्ट एंड एवरी कंट्री अंडरस्टैंड्स कि आज ग्लोबल साउथ जो है और खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस समय वो कैसा झेल रहा है। बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप पाकिस्तान को हटा दें तो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं एटलीस्ट उनके बिहाफ पे इंडिया जो है वो अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर रख सकता है, विच विल ऑब्वियसली बी वेरी गुड फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर। आपके क्या टेक अवेज है प्लीज जरूर बताइएगा अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।